नाउ अवर टॉपिक रॉयल्स लॉ से पहले आपने एक कंसेप्ट स्टडी करना शुरू किया था, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बाद आपको बताया गया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वहीं पे आपको एक कंसेप्ट बताया गया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? जैसा आपके साथ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सो इट मींस दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, और जो सॉल्यूट है वो कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल। सो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles, not upon nature of solute particles। यानी कि आप सोल्यूट यूरिया मिलाइए, आप सोल्यूट ग्लूकोज मिलाइए, आप सोल्यूट सुक्रोज मिलाइए, आप इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाइए, उससे लेना देना नहीं होगा। उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलाएंगे उससे लेना देना होगा। तो उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। वो अभी तक जो नॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दे आर 4। फर्स्ट जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कंसेप्ट, जिन्हें इश्यूज हैं वो काइंडली आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे था PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू X इंटू B। सो यू कैन सी दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज टोटली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सेकेंड जो हम आज स्टडी करेंगे दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वी विल ट्राई कि ये भी आज ही कवर हो जाए, बिकॉज समहाउ काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं इनमें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वेरी गुड, आपको ये चारों याद हैं, तो इनके बारे में अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आपको बताया गया था वेपर प्रेशर क्या है, फिर आपको बताया गया था किस तरीके से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले लो हो जाता है, और जब उनको रिलेटिवली कंपेयर किया गया था देन वी हैव फाउंड दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। ये क्लियर हो गया पुत्र? तो अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस कंसेप्ट को इजीली समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और फिर आपने देखना है कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को ऑल्टर किया जाएगा जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख दूं छोटा सा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है जी बॉइलिंग पॉइंट? सो इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा होगा कि यार इस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट, अभी तक ये स्टडी किया ना। बट अब केमिस्ट्री के हिसाब से क्या इसकी डेफिनेशन होगी? सो इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या ऑफ लिक्विड, हम किसी भी लिक्विड की बात कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है, प्योर सॉल्यूट भी हो सकता है ना। सो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बिकॉज देखिए लिक्विड को वेपोराइज होने के लिए एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है वही उनको वेपर्स बनने से रोक रहा है। तो जैसे ही वो एनर्जी गेन करेंगे
तो उनका जो प्रेशर होगा जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो एट दिस टेम्परेचर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा और टेम्परेचर जाएगा तो वेपर्स ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब होता क्या है, जिस टाइम आप एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो सोल्यूशन होगा विच कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके इस सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। कैसे, इसको इजिली समझने के लिए हम एक ग्राफ स्टडी करते हैं तो वो बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज आप एक ग्राफ बनाइए बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर सो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ स्टडी करेंगे। तो लेट सपोज कर लीजिए दिस इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज 1 एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब अगर आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ स्टडी करेंगे देन यू कैन सी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि समहाउ इसका कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा, राइट। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे वेपर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये आप ले लीजिए सपोज प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, प्योर सॉल्वेंट। तो यानी कि प्योर सॉल्वेंट के बारे में अगर हम ग्राफ ड्रॉ किया विद वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये ग्राफ आ गया पुत्र। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर अ सोल्यूशन which contains non-volatile solute। अब जैसा आपको ऑलरेडी पता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड होने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो यानी कि इससे नीचे आएगा वो ग्राफ, सपोज समथिंग हियर। तो ये है आपका ग्राफ फॉर अ सोल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब आप ध्यान से इस ग्राफ की मदद से स्टडी कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहां पे सपोज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ था वो ये था। तो हम इसको दे देते हैं नाम TB नॉट। अब इसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर आपको एटमॉस्फेयर के बराबर करना है, यू कैन सी देन यू हैव टू इंक्रीज इस टेम्परेचर। आपको थोड़ा सा और हीट करना पड़ेगा। तो अब वो टेम्परेचर कितना आ गया जी, TB। देन यू कैन इजिली सी दैट TB नॉट, so this TB naught that is the boiling point of the pure solvent is now less than that of the TB that is the boiling point of the solution। so यही तो हम भी बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ सर? डेल्टा TB। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? TB माइनस TB नॉट। सो दिस कुड बी द फर्स्ट फॉर्मूला, डेल्टा TB। नाउ अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की वजह से, यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए तो उनकी मदद से यह पाया गया कि दिस डेल्टा TB इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए तो वहां पे डेल्टा TB का टर्म हमने स्टडी किया कि वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया गया तो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू आई KB। सो दिस KB इज कॉल्ड एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULL, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर और इसका एक और नाम है पुत्र मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इस KB का कोई भी रिलेशन नहीं होता विद सॉल्यूशन। ये टोटली डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। तो KB जो है वो 99% आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में।
1% केसेस में के बी कैलकुलेट करने को कहते हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे करेंगे। तो आप यहां से देखिए, यस डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है पुत्र, अब यहां लिख दो। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू नाउ के बी इनटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पुत्र, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये अंडरस्टैंड। तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब डेल्टा टी बी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे केबी की यूनिट पूछ ली जाती है कभी कभी बोर्ड में या एग्जाम्स में, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम यहां से निकालेंगे केबी इज इक्वल टू नाउ डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होगी पुत्र, केल्विन, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस वटेवर पर आप केल्विन लीजिए। और मोलर की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा। तो क्या मैं इसकी यूनिट को डायरेक्टली लिख सकता हूं, केल्विन केजी पर मोल, तो ये इसकी यूनिट है, केल्विन केजी पर मोल। यहां तक किसी को कोई इशू? नाउ यू कैन सी you have a numerical that the TV naught, that is the boiling point of pure water is 100 degree Celsius given in the question, उसको हमने convert किया into Kelvin, तो वो 373 Kelvin होगा, 373 Kelvin होगा। After that you have to calculate the boiling point of solution having 0.6 gram of urea present in the 100 gram of water, Kb इसका given है 0.52 Kelvin पर मोलर। अब डेल्टा टीबी का आपके पास जो फॉर्मूला वो आपने लिखा, तो यहां से सबसे पहले डेल्टा टीबी निकाला, केबी का वैल्यू दिया हुआ है इनटू एम, स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास आपने यहां से कैलकुलेट किया इसका, तो फॉर्मूला है NH2CuNH2। अदरवाइज आपको कहा गया था कि आप याद कीजिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, कोई और भी आएंगे तो उनका कैलकुलेट भी कर लेंगे, बट एटलीस्ट अगर ये आ जाए तो इनका तो हम जल्दी कर लें, इट इज 342। तो उसको हमने यूज किया 0.6 डिवाइड बाय 60, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन ये ग्राम में दिया था तो आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा 0.052 सॉल्व करके। अब डेल्टा टीबी 0.052, सो यू हैव टू फाइंड आउट टीबी माइनस टीबी नॉट, इट इज इक्वल टू 0.052, सो टीबी इज इक्वल टू 373 प्लस 0.052। इट मींस यू कैन सी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ड्यू टू द एडिशन ऑफ 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड होने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। दिस इज आवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब लास्ट जो कंसेप्ट आपको आता है वो आता है कि अगर केबी ना दिया हो सर तो क्या करें। अगर आपको 99% के अलावा अगर 1% केस आ जाए, इफ केबी इज नॉट गिवन, if kb is not given, very rare but still numerical can occur, है ना, तो क्या फॉर्मूला होगा kb का? किसी को पता है उत्तर kb का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का मेथड? सो इसका बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, that kb is equal to r into tv naught का स्क्वायर into molecular mass divided by 1000 into डेल्टा एच वेपोराइजेशन, यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आर क्या है पुत्र, हम यहां पे समझ लेते हैं। अब इसको आर क्या है, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट याद रखिएगा, अगर गैसेस के लिए लेते हैं तब 0.0821 वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, तो इसके लिए आप वैल्यूज हमेशा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेंगे, या फिर 2 कैलोरी पर जूल पर केल्विन पर मोल लेंगे, या फिर इसको 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लेंगे। मोल केल्विन नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कईयों में ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा पुत्र कि आपके पास डेल्टा एच किस यूनिट में दिया हुआ है, किस टर्म्स में दिया हुआ है। अगर वो कैलोरी के टर्म में दिया हो तो 2 यूज कीजिएगा, अगर ये ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा टीवी नॉट क्या है पुत्र, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कैपिटल एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। देन व्हाट इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन? दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? एज पर द डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वेपोराइजेशन है ना, 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर्स। यानी कि लिक्विड जब है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, उस समय जो एनर्जी चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया पुत्र? दिस इज फॉर 1 मोल। लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ज्यादातर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया होता है। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया हो और उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में कन्वर्ट करना हो तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये होता है फॉर 1 ग्राम, फॉर 1 ग्राम, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है फॉर 1 मोल, 1 मोल। और 1 मोल में, और अगर आपको कन्वर्जन करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को विद द हेल्प ऑफ 1 मोल इनटू द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो आप सिंपली क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया जी? सो यहां पे कहीं पे भी सॉल्यूट की बात नहीं कही गई, ये सारी कहानी सॉल्वेंट की है। इसीलिए जो केबी है ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द सॉल्वेंट, ऑन द सॉल्वेंट। तो हम यहां लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ आया पुत्र? तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे।